आज की नींद तो पूरी हो गई। ओहो जी, आप भी ना जब देखो तब सोते रहते हो। आपकी नींद कभी पूरी भी होती है क्या? कहाँ भगवान, तू तो हमेशा मेरे सोने को लेकर मुझे सुनाती ही रहती है। और वैसे तुम्हें पता है क्या, आज मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं खूब धनवान बन गया था। देखना भाग्यवान, एक दिन मैं वो सपना जरूर पूरा करूंगा। ओ जी, आप तो रहने ही दो। आप और आपके ये बड़े बड़े सपने। अच्छा तो बताइए, आपने आज क्या देखा अपने सपने में? कहाँ के महाराज बने आप? बताइए तो जरा। रहने दे तू मेरा हमेशा ऐसे ही बेइज्जती करती रहती है। लेकिन तू देख लेना, एक ना एक दिन मैं इस राज्य के सबसे धनी लोगों में से एक बनूंगा। और फिर देखना, चारों वक्त हमारे आगे पीछे नौकर घूमेंगे। ओ जी, बस बस रुक भी जाइए, अब कुछ ज्यादा ही हो गया आपका। हम्म, मैंने कहा था ना, तू नहीं समझेगी मेरी बात। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। जाइए जाइए, मुझे कुछ समझना भी नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये आदमी मेरे पल्ले पड़ गया। हे भगवान, मेरा तो नसीब ही फूटा है। अरे सरिता, कितना कोसेगी मुझे? मैं तुझसे सच में कहता हूँ, देखना, एक दिन मैं जरूर सबसे धनवान आदमी बनूंगा। हाँ हाँ जाइए, मैं बस सपने ही देखूंगी इस बात की। जाइए अभी आप बाहर और देखिए, आपसे आपका जिगरी दोस्त मिलने आया है। जाइए, उसी ने तो आपको बिगाड़ रखा है। रमन एक आलसी आदमी था। वे कुछ भी काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सपने सपने राज्य का सबसे धनी आदमी बनने का था। लेकिन अभी तो उसने अपने सपने को छोड़ा और अपने दोस्त से मिलने बाहर चला गया। हाँ बिरजू भाई, आज बड़े सवेरे सवेरे क्यों? कुछ काम था क्या? नहीं रमन भाई, कहाँ अभी कोई काम धंधा है हमें। सोचा क्यों ना आपसे मिलता चलूं। क्यों बिरजू, तुमने मुझे अपने जैसा समझ लिया है क्या? क्यों भाई, अभी तो मैं सच ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा छोड़ो भाई, बताओ क्या काम से आए थे यहाँ? हाँ हाँ चल यार, कहाँ मेरी बातों को दिल से लगा लेता है। चल, अभी मेरे साथ गांव के चौपाल पर बैठकर बातें करते हैं। अच्छा रुको, मैं सरिता को बताकर आता हूँ। सरिता, मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। अरे चुप कीजिए जी, आप काम से जा रहे हो, मुझे सब पता है। आप कौन से काम पर जाओगे? जाओ जाओ, करो समय बर्बाद, मेरी ही किस्मत फूटी है। हो गया इसका फिर से शुरू। चल, अभी जा रहा हूँ मैं। रमन और बिरजू दोनों साथ में जाकर गांव के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। क्या बात थी बिरजू, अब बता। मैंने सुना है कि राजमहल के सलाहकार सेन्हू की अचानक से मौत हो गई है और अब महाराज को एक बुद्धिमान आदमी की जरूरत है जो सेन्हू की जगह ले सके। क्या बात करते हो बिरजू, सेन्हू तो बहुत बुद्धिमान आदमी थे। उनकी मौत अचानक ऐसे कैसे हो गई? क्या करे रमन भाई, कहाँ मौत किसी के हाथ में होती है। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? ये तो कोई गुप्त बात लगती है। हाँ रमन भाई, अब तक तो ये बात राजमहल से बाहर नहीं निकली है। ये तो मैंने हरीश चाचा से सुना। वो अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। कौन हरीश? वही क्या जो तेरे घर के सामने रहते हैं और महल में बावर्ची का काम करते हैं? हाँ वही, इसके बारे में बात कर रहे थे। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम जाओगे, कोशिश करोगे सेन्नू की जगह लेने की? शायद तुम्हारी किस्मत बदल जाए। कहाँ यार, कैसी बात कर रहा है? मैं भला कहाँ सेन्नू की जगह ले सकता? वो कहाँ राजा का सलाहकार और मैं एक गांव का रहने वाला आदमी। सही कहा तूने रमन। जाने दे, ये सब राजमहल की बातें हैं। उन्हें महाराज ही देखें तो सही है।
हाँ वही तो। चल अब चलता हूँ, यही बताना था। हाँ चल बिरजू, ठीक है, मैं अभी चलता हूँ, नहीं तो सरिता फिर से शुरू हो जाएगी। क्या भाई, तू तो अभी भाभी का एकदम से गुलाम ही बन गया है। चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। और फिर दोनों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गए जी। आज क्या पट्टी पढ़ाई आपके दोस्तों ने? नहीं रे, क्यों हमेशा मेरे दोस्तों की बुराई करने में लगी रहती है? क्यों नहीं कहूँ जी, आपने ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाकर ही रखा है। ना तो उनके पास कुछ काम धंधा है और ना तो आपके पास, सब बेरोजगार ही तो बैठे हो। अच्छा छोड़ ये सब, उसने मुझे ये बताने के लिए बुलाया था कि महल का सबसे होशियार सलाहकार सेनू की आज रात को मौत हो गई और अब महाराज उसकी जगह किसी और को रखेंगे। क्या इतनी बड़ी बात हो गई और अभी तक इसकी खबर क्यों नहीं आई लोगों के बीच? शायद अभी पास के राज्य में जो युद्ध हो रहा है उसी वजह से महाराज ने इस बात को राज ही रखा। लेकिन अब तो उनको कोई नया आदमी चाहिए होगा जो सेनू की जगह ले सके, क्योंकि सेनू के मरने के बाद से ही महल की अर्थव्यवस्था में असर तो दिखाई ही दे रहा होगा और शायद वो कुछ दिनों में हम पर भी असर करे। उससे पहले ही महाराज को किसी नए आदमी को उसकी जगह तो देनी ही होगी। वही बिरजू मुझसे कह रहा था कि मैं भी जाकर एक बार देखूं, शायद मैं ही सेनू की जगह ले सकूं। तो फिर आपने उससे क्या कहा? कहाँ रे भाग्यवान, मैं कहाँ राजमहल के बारे में कुछ जानता हूँ, मैं क्या ही कर पाऊंगा। ओहो, अभी तक तो आप बड़े बहादुर बनते रहे। मैं ये करूँगा, मैं इतना धनी बनूंगा। अब कहाँ गई आपकी मर्दानगी? हो गया इसका फिर से शुरू। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। आप जाओ और सेनू की जगह लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कब तक मैं ऐसे गरीबी में जीती रहूंगी, भला बताइए तो। और स्वभाव की तरह सरिता रमन को खरी खोटी सुनाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं, अब क्या करूं? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। चलो जाता हूँ महल, देखूं तो शायद वहीं पर कुछ हला भला हो जाए मेरा। पकड़ो सब पकड़ो, अस्तबल में से एक घोड़ा भाग के राजमहल में घुस गया है, रोको कोई उसे। राजमहल के चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। सभी लोग उस घोड़े को पकड़ने में लगे थे, लेकिन तभी वह घोड़ा सीधा आकर रमन से टकरा जाता है। हे भगवान, लगी रे। रमन दूर जाके गिरता है। टक्कर की वजह से घोड़ा भी शांत हो जाता है और तभी सारे सिपाही मिलके उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन यह हादसा ऐसे हालात में हुआ था कि सभी को लग रहा था कि रमन ने ही कुछ किया है, जिससे घोड़ा शांत हो गया है और इसी वजह से वे लोग रमन से कहते हैं, वाह भाई, तुम तो बड़े बहादुर हो। तुमने एक झटके में ही उस पागल घोड़े को रोक दिया। तुम तो बड़े चालू आदमी हो। हैं, इन्हें लग रहा है मैंने उस घोड़े को रोका। चलो, कुछ तो फायदा हुआ मेरी कमर तुड़ाने का। अरे नहीं, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम था, वो तो बस ऐसे ही हो गया। वाह भाई, तुमने इतना बड़ा काम किया और अब तुम इतनी आसानी से बोल रहे हो। वैसे मैंने तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं है। तुम क्या करने आए हो यहाँ पर? कुछ काम था क्या महाराज से? मैंने सुना कि महाराज को एक सलाहकार की जरूरत है, इसीलिए मैं उनसे मिलने चला आया। ओह, ऐसी बात है क्या? तुम्हें पता है क्या उस चीज के बारे में जो महल में कल रात हुआ? रुको, मैं महाराज से पूछ के आता हूँ इसके बारे में। महाराज की जय हो। महाराज, आपसे बाहर एक आदमी मिलने आया है। कौन है वो? जी महाराज, वो कह रहा था कि वो आपका सलाहकार बनना चाहता है। उसे कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सब कुछ पता है।
मुझे नहीं मिलना अभी किसी से। भेज दो उसे यहाँ से। लेकिन महाराज। हमने कह दिया ना, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज, देखने में तो वो काफी होशियार और निडर नजर आ रहा था। उसने आते ही महल में एक कारनामा कर दिखाया। अस्तबल से एक घोड़ा भाग निकला था। कोई उसे काबू नहीं कर पा रहा था महाराज, लेकिन उसने अपनी होशियारी और साहस से पता नहीं ऐसा क्या ही कर दिया कि वो घोड़ा अचानक से एकदम शांत हो गया। ऐसा है क्या? जाओ उसे लेकर आओ, मैं देखता हूँ उसका क्या कर सकते हैं। चलो तुम मेरे साथ। महाराज तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। जी, आपका शुक्रिया। रमन उस सिपाही से इतना कहता है और फिर दोनों महाराज के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। महाराज, मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। मुझे आपका सलाहकार बनना है महाराज। मेरा सलाहकार बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना होगा। जी महाराज, कैसी चुनौतियाँ बताइए, मैं करता हूँ उन्हें पार। रमन के आत्मविश्वास को देखकर महाराज काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रमन से कहा, तुम कल यहाँ पर एक बार फिर से आओ और यहाँ पर आए लोगों की परेशानियों को सुलझाना, और अगर तुमने सही से उनकी समस्याओं का समाधान निकाल लिया तो मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ सलाहकारों में से एक की जगह दे दूंगा। जी महाराज, आपका शुक्रिया। और फिर रमन अपने घर चला आता है। क्या हुआ जी वहाँ पर? क्या कहा महाराज ने? उन्होंने मुझे कल फिर से बुलाया है। किस लिए जी? और फिर राजमहल में जो कुछ भी हुआ था वह सब रमन सरिता को बता देता है। तो ठीक है, आप सोच समझ के बोलिएगा जो बोलना होगा उनसे, और हो सके तो थोड़ी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, नहीं तो किस्मत हर बार साथ नहीं देती। कोशिश तो पूरी करूँगा, देखो अब कल क्या होता है वहाँ। और कुछ देर ऐसे ही दोनों आपस में बातें करते हैं और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। चलो सरिता, मैं राजमहल में जा रहा हूँ। ध्यान से जाइएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर आपने आज थोड़ी समझदारी दिखाई तो हो सकता है कि हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाए। हाँ, वो तो है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और फिर रमन राजमहल की तरफ चल पड़ता है। रमन जा तो रहा था लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि अब वह राजमहल जाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता था। इसी मजबूरी में वह चला जा रहा था। तभी उसके सामने कुछ लोग झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। रमन उनके पास जाता है और देखता है कि वहाँ 7 बकरियों को लेकर कुछ लोग बहस कर रहे थे। क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये सब लोग झगड़ क्यों रहे हैं? रमन की बातों का जवाब वहीं पे खड़ा एक आदमी देता है और कहता है, हाल ही में इनके माता पिता का निधन हो गया है और अब इनका बंटवारा हो रहा है। सब तो सही से हो गया, लेकिन बड़ा बेटा बोल रहा है कि 7 में से 4 बकरियां वो रखेगा क्योंकि वो बड़ा है, और छोटे को 3 बकरियां मिलेंगी। लेकिन ऐसा क्यों? अब वो तो यही दोनों जाने। रमन कुछ देर और उनके झगड़े पर ध्यान देता है और अचानक उसे एक तरकीब सूझती है और वह कहता है, सुनो भाई, ऐसे तुम लोगों का समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं तुम लोग महाराज के पास जाते और उनसे ही कोई समाधान मांगते। वहाँ पे खड़े लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों भाइयों का बंटवारा हो जाए और दोनों अलग हो जाए, और रमन भी इस बात को भाप चुका था।
इसलिए उसने इन दोनों को महाराज के पास जाने को कहा ताकि वह इन दोनों के बीच सुलह कर सके। और ऐसा ही हुआ। दोनों भाई राजमहल जाने के लिए तैयार हो गए। चलो तब ठीक है, तुम लोग महल चले जाना, वहां पर तुम्हें महाराज इस समस्या का समाधान करके दे देंगे, फिर तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कह के रमन महल की तरफ चल पड़ता है और कुछ देर में महल पहुंच जाता है। महल पहुंचने के बाद वह उसी पहरेदार से मिलता है जो उसे कल महाराज के दरबार में ले गया था और फिर दोनों साथ मिलकर महाराज के पास जाते हैं। आ गए तुम, चलो बैठो, कुछ देर में फरियादी आना चालू होंगे, अभी समय है। महाराज के इशारा करने पर रमन एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और कुछ देर ऐसे ही राज्य के बारे में बातचीत करने के बाद महाराज के पास एक सैनिक आता है और वह कहता है, महाराज, बाहर कुछ गांव के लोग आपसे मिलने आए हुए हैं। उन्हें अपने बंटवारे के बारे में आपसे कुछ सलाह लेनी है। जाओ लेकर आओ उन्हें यहाँ पर। जी महाराज। और फिर वह सैनिक वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद दरबार में वही लोग आते हैं जो रमन को महल आते वक्त रास्ते में मिले थे। क्या समस्या है तुम लोगों की? महाराज, हम दोनों भाई हैं और हमारे माता पिता के गुजर जाने के बाद हमने बंटवारा करने का फैसला किया है और अब हम दोनों अपनी चीज़ों का बंटवारा चाहते हैं। हमने सभी चीज़ों का बंटवारा अच्छे से कर लिया है, लेकिन हमारे पास 7 बकरियां हैं, जिनमें से 4 मैं रखना चाहता हूं और 3 इसे दे रहा हूं। क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, इसलिए मैंने 4 बकरियां रखी हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जी महाराज, अब आप ही कुछ कीजिए। क्या कहते हो रमन इसके बारे में? महाराज की बात सुनकर रमन उनके पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, समस्या इसमें नहीं है कि कौन कितनी बकरियां रखेगा, हमें समस्या की जड़ को ही खत्म करना होगा। अगर आज हमने इन्हें इनके बंटवारे में सहायता की तो आगे चल के लोगों के बीच बंटवारे का सिलसिला ऐसे ही बढ़ते रहेगा। रमन की बात सुनकर महाराज को भी यही सही लगा और उन्होंने रमन से पूछा, अच्छा ठीक है, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? रुकिए महाराज, मैं कुछ करता हूँ। सुनो भाई, अगर तुम में से कोई एक बकरी ज्यादा रखता है तो सामने वाले को नुकसान तो उठाना पड़ेगा। एक काम करो, एक बकरी को राजमहल में भेज दो और अब से वो राजमहल की धरोहर में गिनी जाएगी। तुम लोग एक बकरी को कल लाकर राजमहल के पशुशाला में छोड़ जाना और फिर बची हुई 6 बकरियों को 3-3 करके रख लेना। रमन की बात सुन दोनों भाई आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन महाराज के सामने वे कुछ कह भी नहीं सकते थे और वे बिना कुछ कहे वहां से उदास मन से चले जाते हैं। ये तुमने क्या किया रमन? ये कौन सी समझदारी की बात हुई? नहीं महाराज, मैंने जो किया है वो सोच समझ के किया है। अब देखिएगा कि कल होता क्या है। रमन की बात समझ तो किसी को भी नहीं आई थी, लेकिन महाराज ने उस पे यकीन किया और वह अगली सुबह का इंतजार करने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई वापस आने के बाद आपस में बातें कर रहे थे। देख छोटे, अगर हमने महाराज को बकरियां दे दी तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो क्या कर सकते हैं अब हम? अगर बंटवारा करना है हमें तो उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब तो है जिससे हमारी सभी बकरियां हमारे पास रहेंगी और शायद हमें आगे किसी और तकलीफ का सामना भी ना करना पड़े। कैसी तरकीब भैया? क्यों ना हम बंटवारा ही ना करें,
जिससे हमें उन्हें कुछ देने की जरूरत ही नहीं होगी और हम साथ में भी मिलकर रहेंगे। और वैसे भी हमारे माता पिता ये तो कभी भी नहीं चाहते कि हम कभी अलग होखें, तो क्यों ना हम उनके इस सपने को पूरा भी कर दें। अपने बड़े भाई की बातें सुन छोटा भाई भी बंटवारे का ख्याल छोड़ देता है और दोनों भाई साथ रहने का फैसला करते हैं। महाराज, हमने अलग होने का विचार त्याग दिया है और अब हम दोनों ने साथ रहने का फैसला किया है। माफ कर दीजिएगा महाराज, हमें हमसे गलती हो गई। दोनों भाई को साथ देखकर महाराज खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, देखो, तुम दोनों का अलग अलग हो जाना किसी बात का समाधान नहीं होता। हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, जिससे हमारे बीच कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होती, जिससे कोई दूसरा हमारा फायदा नहीं उठा सकता। अब से तुम दोनों साथ में मिलकर काम करना और साथ में मिलकर रहना। जी महाराज। और फिर दोनों भाई वहां से चल देते हैं। शाबाश रमन, तुम्हारे बुद्धि की दास देनी होगी। तुमने बड़े ही सरलता से इनकी समस्या का समाधान निकाल दिया और सबसे बड़ी बात कि तुमने दोनों भाइयों को अलग होने से रोक लिया। शाबाश रमन, शाबाश। जी महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। अब क्या कहना है आपका मेरी बुद्धि के बारे में? क्या अब मैं बन सकता हूँ आपका सलाहकार? अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं अब से तुम्हें अपने सबसे चतुर सलाहकार के पद से नवाजता हूँ। अब तुम इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माने जाओगे। और इसी तरह रमन महाराज के सबसे अक्लमंद लोगों में से एक बन जाता है और उसका धनवान बनने का सपना भी पूरा हो जाता है और वह खुशी खुशी अपनी पत्नी सरिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा, महाराज के सलाहकार के रूप में।